चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। उसमें हम पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। उसके पहले देखिए, आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपने देखा था बुद्धिज्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। और वहां पे एक शब्द आया था आपका तन्हा। तन्हा मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज की क्या है, आपको थर्स्ट है किसी चीज की, आपको प्यास है वहां पे। ठीक है, प्यास है, भूख है, तन्हा है आप वहां पर। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या आ रही है आपको वहां पे, आपको वहां पर क्रेविंग आ रही है किसी चीज को। ठीक है, एक अच्छी सी आइसक्रीम को देख के, एक अच्छे से पिज्जा को देख के, एक अच्छे से कुछ भी खाने पीने के सामान को देख के आपकी क्या होती है, आपकी इच्छा होती है, आप क्रेव करते हैं। तो उसी प्रकार से बुद्धिज्म के अंदर ही, बौद्ध धर्म के अंदर ही ये पहले कराया हुआ था, बट स्टिल यहाँ पे फ्रेश करा रहे हैं। तो 3 प्रकार के तन्हा बताया हुआ है, 3 प्रकार की क्रेविंग वहां पर दी हुई है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली जो है आपकी वो है आपका काम तन्हा, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। फिर दूसरा आपके पास आता है भाव तन्हा। और तीसरा आपके पास आता है, इसी के आगे वी लगा देंगे तो विभाव तन्हा। ठीक है, तो काम तन्हा में देखिए यहाँ मतलब क्या है आपका, यहाँ पे आपके सेंस के जो है, सेंसुअल आपके ग्रेटिफिकेशन से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, आपको प्लेजर, आनंद की अनुभूति, उससे मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है आपका भाव तना। भाव तना में क्या आ जाएगा आपका? पावर। ठीक है, इसके अंदर आपकी भूख वगैरह भी आ जाएगी, प्यास वगैरह भी, स्लीप वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगी आपके भाव के अंदर। और विभाव में क्या हो रहा है, देखिए आप सब क्या हो जाएंगे, इससे मुक्त होना चाहेंगे। ठीक है, आप जाना चाहेंगे कहाँ पे? आप जाना चाहेंगे एनिहिलेशन की तरफ। और उसी के साथ साथ नॉन एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं आप, उसकी क्रेविंग जिसे बोलते हैं कुछ लोग कि हमको बस सारा जीवन हो गया, अब हमको कहाँ पे जाना है, हिमालय पे जाना है, वो बात करते हैं विभाव तनाव की। और आपका जो एग्रेशन और वायलेंस है वो भी इसी से संबंधित होता है। ठीक है, विभाव तनाव एज पर आपका बुद्धिस्ट फिलोसफी या बुद्धिज्म के, बुद्ध धर्म के अनुसार 3 प्रकार के तनाव क्रेविंग बताई है। काम तनाव आपकी ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर, आनंद से संबंधित। भाव तनाव, विभाव तनाव। अगर वही हम बात करें, आपने देखा होगा लिबिडो, ईगो एंड आपका थानाटोस। ठीक है, किसने दिया है? लिबिडो, ईगो और थानाटोस की बात कौन करते हैं? हमारे सिगमंड फ्रॉइड। तो जिस प्रकार से सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में इन 3 चीजों की बात की गई है, सेम चीज यहाँ पे इन 3 प्रकार के तनाव की बात की गई है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पे अपने जैन धर्म के अंदर। तो हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा में ही मतलब हम डिस्कस कर रहे थे। और डिस्कस करते ही हमको 2 चीज हमारे सामने आई थी, एक थी सोल और दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था हमारे पास बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को देखिए, बॉडी कैसी है? बॉडी बॉडी जो है आपकी कॉर्प के फॉर्म में है। कॉर्प मतलब क्या होता है? शरीर होता है आपका, है ना, कॉर्प है। और ये कैसी है? सोल आपकी, ये नॉन कॉर्पोरियल है। ठीक है, मतलब इसका अशरीरी होती है ये। ठीक है, इसका कोई शरीर नहीं है। आप बताइए, आपकी आत्मा का कोई शरीर है क्या? क्या आप अपनी आत्मा को छू सकते हैं? आपकी सोल, आपकी स्पिरिट को क्या आप छू सकते हैं? आपने बॉडी के हाथ पैर अंग, जितने भी आपकी बॉडी के अंग हैं, है ना, उन सबको आप छू सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, किस फॉर्म में? एक कॉर्प के फॉर्म में है। लेकिन ये क्या है आपका? नॉन कॉर्पोरियल है, तो सोल को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सोल को आप कैसे जानते हैं? बस आपकी जो आत्मा है कैसे जानते हैं उसको? आप अपनी चेतना, चेतना के आधार पर जानते हैं। अपनी जो कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? आपके सोल का एट्रीब्यूट है। ठीक है, चेतना की बात हो रही है। ठीक है, तो नहीं तो इस सोल को आप अपने सेंस ऑर्गन से इसको आप फील कर सकते हैं ना, अपने माइंड से फील कर सकते हैं, और ना ही इसका आप किसी प्रकार से इसका आप प्रत्यक्षण कर सकते हैं, किसी प्रकार से आप इसका परसेप्शन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय एनी मीन्स यू कैन नॉट डू। सोल को आप कुछ भी नहीं हाथ लगा सकते। ठीक है, केवल क्या है आपके पास? चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो हमको इस चेतना, हमको इस कॉन्शियसनेस के बारे में या हमारी सोल के एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे मालूम पड़ता है? उसके केवल फंक्शन के द्वारा। जब ये फंक्शन करेगा, जब ये प्रकार्य करेगा, उसके बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास सोल है, क्योंकि उसका एट्रीब्यूट क्या है वहां पर? कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपकी सोल है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी सोल है। और ये क्या है? ये आपकी बॉडी है। ठीक है, तो इसका और इसका क्या होता है अब? इसका और इसका क्या होगा? ये कांटेक्ट होगा। और कांटेक्ट किसके द्वारा होगा? आपके कर्मा के द्वारा। कर्मा या फिर कर्म के द्वारा आपके क्या होगा? ये कर्म के द्वारा ही इसका कांटेक्ट होगा। अब ये सोल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर सोल यहाँ पे ऐसी आ जाए तो ये क्या है? तो नॉन फिजिकल है ना, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपकी बॉडी का कोई भी अंग छू सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, सोल को नहीं छू सकते। तो कांटेक्ट इसका बॉडी के साथ कैसे होता है? आपके कर्मों के द्वारा। ठीक है, तो आपकी सोल आपकी बॉडी से जुड़ी तो है, बाउंड तो है, लेकिन
उसका और आपके कर्म का भी कोई इस प्रकार से कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ठीक है, आपके थोड़ा सा काम का है। काम का क्या है कि जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे लिबरेशन की, है ना, जब हम बात करते हैं यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपकी सोल है, अब ये क्या हो जाएगी, ये आपके कर्मा से या कर्म से क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगी, क्योंकि आप क्या हो गए हैं, एक लिबरेशन में आपकी सोल कैसी हो गई है, आपकी सोल वहां पर लिबरेटेड हो गई है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आप जीवन यापन कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आपका ये आपकी सोल है, सोल मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस है, ये आपकी बॉडी है। ठीक है, इस प्रकार की ये आपकी शरीर है, ये आपका बॉडी है, और इसी में क्या है, आप किस में लगे हुए हैं, आप कर्मों में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर अपने कर्मों को सुधारेंगे, स्पेशल एफर्ट्स देंगे आप अपने कर्मों के लिए, ठीक है, जो सब नियम वगैरह बताए गए हैं, उसको करने के बाद एक स्टेज आ जाएगी जब आपको क्या हो जाएगा, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जैनिज्म के अनुसार। ठीक है, या फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और तब आपकी जो सोल है, तब आपकी ये जो कॉन्शियसनेस है, ये किससे मुक्त हो जाएगी, ये जो कॉन्शियसनेस है ये मुक्त हो जाएगी आपके कर्मों से। ठीक है, तो यही ये समझाना चाह रहे थे आपको कि किस प्रकार से इसका जुड़ाव होता है, कर्म क्यों आता है, और कॉन्शियसनेस जैसे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो किस प्रकार से कॉन्शियसनेस और कर्म आपका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी, ये बात की हमने आपकी सोल की, आपकी चेतना की यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज जो है वो क्या है, वो है आपका माइंड। माइंड को हम जैनिज्म में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मनः। ठीक है, मनः, इस प्रकार से इसको कहा जाता है माइंड को आपके जैनिज्म के अंदर। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये आपका क्या है, ये आपका माइंड है, इसको ब्रेन नहीं कह रहे, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन नहीं, ये आपका माइंड है। ठीक है, और माइंड क्या है, ये आपका अनिंद्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है, अनिंद्रिय होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नो सेंस, है ना, कोई भी सेंस यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, नो मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेसर डिग्री की। ठीक है, लेस डिग्री की बात हो रही है कि आपका मन जो है, मन जो है आपके जैनिज्म के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अनिंद्रिय, यानी कि नो सेंस, क्योंकि इसके पास क्या है, लेसर डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है खुद का कोई भी सेंस नहीं है। ये जो भी आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, कैसे जाती है, ये जाती है एक्सटर्नल सेंसेस से, या दूसरे जो आपके सेंस हैं, है ना, आई से, ईयर से, या जो भी आपके अन्य सेंसेस हैं, नोज, टंग हो गया, उससे आपके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, आपका माइंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है अनिंद्रिय, यानी कि नो सेंस, वहां पे कोई भी सेंस नहीं होता, एज कंपेयर टू इनके कंपेरिजन में यहाँ पे लेसर सेंस होता है। ठीक है, और उसी के साथ देखिए आपके माइंड की जो फिजिकल क्वालिटीज हैं कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, मतलब आई देखिए, जो चीज देखने की है उसी को देख पाएगा, ईयर जो है केवल सुन पाएगा, नोज जो है वो क्या कर पाएगा, केवल सूंघ पाएगा, टंग जो है वो केवल टेस्ट कर पाएगा। तो देखिए इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन सेंसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपने मास्टर के पास जाते हैं, माइंड, इसके पास कुछ भी नॉट फिक्स्ड, है ना, जो भी फिजिकल चीजें हैं सबको संभाल लेता है अपने अंदर, है ना, ये भी समझ जाता है, ये भी समझ जाता है, ये भी समझ जाता है। ठीक है, तो माइंड जो है आपका, जो आपका मन है, ये फिजिकल क्वालिटीज जो भी है उनके लिए कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, ये पूर्व के बारे में, पास्ट के बारे में विचार कर सकता है, और आपके प्रेजेंट के बारे में तो करता ही है, और फ्यूचर के बारे में भी आपके ये विचार कर सकता है। लेकिन आपकी आंख फ्यूचर के बारे में नहीं, ईयर भी नहीं, ऐसा प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो माइंड को देखिए कितनी सारी फिजिकल क्वालिटीज को यहाँ पे घेर सकता है, उसी के साथ साथ पास्ट के बारे में चिंतन कर सकता है, फ्यूचर के बारे में, और इसका माइंड का एक और काम क्या होता है, इसका काम होता है थिंकिंग करना भी, है ना, चिंतन करना भी इसका काम होता है मन का। और क्या काम होता है माइंड का, आपके मन का, कि ये जो भी यहाँ से डेटा आएगा इनको क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है ना, अरेंज करता है आपका माइंड ही। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस हो गए यहाँ पर। तो वहीं आगे जाके आपका जो माइंड है इसको क्या कर दिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला कौन सा है, पहला है आपके पास द्रव्य मनः, और दूसरा कौन सा है आपके पास, दूसरा है आपके पास साइकिक, सॉरी यहां पर भाव मनः। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका साइकिक माइंड ना, क्या भाव आ रहा है, और ये आपका जो है द्रव्य क्या है, फिजिकल माइंड। तो जैनिज्म के अंदर दो प्रकार के माइंड बताए गए हैं, मना बताए गए हैं। पहला आपका है द्रव्य मना, फिजिकल माइंड, और दूसरा है आपका भाव मना, यानी कि आपका साइकिक माइंड।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका फिजिकल माइंड, फिजिकल मतलब इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे मतलब कांटेक्ट रखता है, आपके ब्रेन से और आपके नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो आपके ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम के साथ कांटेक्ट रखता है कौन सा, द्रव्यमना यानी कि फिजिकल माइंड, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपके पास है भावमना, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे, फैसले लेंगे, वो अपने साइकिक माइंड से लेंगे, ठीक है। जो भी आप चीजों के बारे में इमेजिन करेंगे या जो भी चीजें एक्सेट्रा होंगी, इसके अलावा ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जो कांटेक्ट होगा, उसके अलावा जो सारी चीजें हैं, थिंकिंग वगैरह, रेशनलाइज करना चीजों को, वो सब किसके द्वारा होगा, वो सब होगा आपके भावमना साइकिक माइंड के द्वारा, ठीक है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए यहाँ पे, एक आपने समझा यहाँ पे सोल का कॉन्सेप्ट और दूसरा आपने समझा यहाँ पर माइंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, हम सीखने वाले हैं अभी परसेप्चुअल कॉग्निशन, यानी कि आपका प्रत्यक्षात्मक संज्ञान किस प्रकार से काम करता है एज पर आपका जैन फिलॉसफी या जैनिज्म के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से ये काम करता है, उसके बारे में अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेप्चुअल कॉग्निशन क्या है एज पर जैनिज्म, कि ऐसा कोई भी नॉलेज, जो भी आपको क्या मिल रहा है, जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, किसके द्वारा, आपके सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी इनपुट के द्वारा, है ना, प्लस आपके माइंड के द्वारा, वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका परसेप्चुअल कॉग्निशन, है ना। यानी किस प्रकार से आप प्रत्यक्षण करेंगे, प्रत्यक्षण और आपका संज्ञान किस प्रकार से काम करेगा, उसकी बात करता है, ठीक है। अभी आपने क्या देखा इसके पहले कि आपका जो माइंड है ये कांटेक्ट बनाता है बाहरी दुनिया से, किसके द्वारा, आपके सेंस ऑर्गन के द्वारा, ठीक है। जो भी आपके सेंसेस हैं, जो भी आपकी संवेदनाएं हैं, है ना, ठंडा गर्म पतला दुबला, जो भी आपके सेंसेस जो आप फील कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके संवेदना हो रही है, उससे कांटेक्ट करता है आपका माइंड और फिर आपको मदद करता है आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी यूनिट 4 भी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी, तो समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके मान लीजिए सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन से आपकी कोई भी सूचना जाएगी, कोई भी जानकारी जाएगी, ठीक है। और किसके पास जाएगी, ये जाएगी आपके यहाँ पे इस प्रकार से, आपका ये ब्रेन बना हुआ है, किसके पास जाएगी, ये सूचना इस ब्रेन के पास जाएगी और उसके बाद ये क्या करेगी, ये कांटेक्ट करेगी किसके साथ, ये कांटेक्ट करेगी आपके माइंड के साथ में, ठीक है। और जैसे ही आप देखिए यहाँ पे अगर लिंक टूटती है सेंस ऑर्गन और ब्रेन के बीच में, ठीक है, ये जो ब्रिज था पहले, अब ये क्या हो चुका है, अब ये ब्रिज गायब हो चुका है, तो देखिए अब माइंड के पास चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये जो माइंड है इसको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज है, कौन सी वस्तु है यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग की प्रोसेस, आपकी चिंतन की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, जब आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आएगी, कैसे, इसके द्वारा, जब ये आएगी, इसके बीच में कुछ भी इंटरप्शन होगा, माइंड को मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। तो अभी इसी परसेप्चुअल कॉग्निशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं अभी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपके पास है मति। मति मतलब आप जो चीज अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा आपके पास आता है स्मृति। स्मृति मतलब क्या होगा, जो भी डेटा को आपने क्या किया था, पास्ट में आपने इसको परसीव किया था, ठीक है, उसकी बात है। तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास है समझना या समझना, जैसा भी आपको बोलना हो, जे है ये SAMJNA, समझना, समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, आपने समझेंगे चीजों को जो आपने प्रेजेंट में देख रहे हैं और आपने पास्ट में देखा हुआ था, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझना के अंदर, समझना के अंदर। एंड देन नंबर 4 पे आता है क्या, आपकी चिंता। चिंता जिसे कहते हैं, यानी कि फ्यूचर की आपको जो है टेंशन होगी, ये फ्यूचर के बारे में आप चिंता करते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, आप चिंता पास्ट के बारे में कभी नहीं करते, चिंता आप हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मति मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट में, ठीक है। ये है आपका परसेप्चुअल कॉग्निशन, मति को ही कहा जाता है परसेप्चुअल कॉग्निशन। अभी आप प्रेजेंट में किस प्रकार से चीजों को परसीव करके समझ रहे हैं प्रेजेंट में। स्मृति कौन सी हो गई आपकी, स्मृति हो गई आपकी यहाँ पर रिकलेक्शन की बात, है ना, कि आप रिकलेक्ट कर रहे हैं पास्ट में क्या क्या हुआ था, पास्ट में क्या क्या हुआ था, उसको आप रिकलेक्ट कर रहे हैं, स्मृति। फिर यहाँ समझने की बात हुई, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या करेंगे, आप रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, कि अच्छा इसको पहले भी देखा हुआ है, पहले भी नहीं देखा हुआ है ना, रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये चिंता आ गई आपकी फ्यूचर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके थॉट वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मति आपकी परसेप्शुअल कॉग्निशन, स्मृति
सम्य रिकॉग्नाइज रिकलेक्शन, और आपका चिंता आपका थॉट यानी कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए अगली चीज है आपके पास श्रुत निश्रिता। ये क्या है आपका श्रुत निश्रिता क्या है? ये है आपका इंटेलेक्ट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, है ना, जो भी लिखित में चीजें हैं या फिर वर्बल सिंबल्स जो भी हैं आपके पास, है ना, या फिर वर्बल सिंबल, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, श्रुत निश्रिता, इसके अंदर आपको 4 चीजें हैं। इतना डीप में मे भी शायद पूछेंगे, लेकिन अगर आपको एक वर्ड दे दिया मान लीजिए तो आपको थोड़ा सा बनना चाहिए। ये आपकी श्रुत निश्रिता के अंदर ये 4 चीजें हैं। पहला आपके पास है अवग्रह, दूसरा आपके पास है इहा, तीसरा आपके पास है अवय, और चौथा आपके पास है धारणा। धारणा या धारण ये क्या है? ये आपका है रिटेंशन, है ना, चीजों को याद रखना। अवय क्या है? ये आपका है जजमेंट। ठीक है, इहा क्या है? ये है आपका स्पेकुलेशन, किसी चीज को आप स्पेकुलेट करते हैं, कट ऑफ इतना आएगा इतना आएगा। एंड अवग्रह है आपका क्या? आपका सेंसेशन। ठीक है, ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। श्रुत निश्रिता के अंदर आपको ये 4 चीजें बताई गई हैं। अवग्रह यानी कि सेंसेशन, इहा, अवय और धारण, रिटेंशन, जजमेंट, स्पेकुलेशन। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार सवाल दे दे, तो वहां पे आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसी के साथ अब आगे चलते हैं हम कहां पर? आगे चलते हैं हम हमारी वेस्टर्न दुनिया की तरफ, यानी कि हमारी ग्रीस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मालूम है एक स्पा खुला है। ठीक है, इसमें आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं, सोक्रेट्स का, प्लाटो का और आपके एरिस्टोटल का। ठीक है, ये आपको बताते हैं कई सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना है सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट का डायलॉग, इन्हीं को पिलाया गया था क्या? इन्हीं को पिलाया गया था विष का प्याला। ठीक है, उसके बाद इनकी सारी चीजें सोक्रेट्स ने देखिए कुछ भी लिख के नहीं गए थे। सुकरात जो थे वो कुछ भी लिख के नहीं गए थे। इनकी सारी चीजें डॉक्यूमेंट किसने की है? इनके स्टूडेंट जो थे बाद में प्लाटो, उन्होंने डॉक्यूमेंट की है। ठीक है, सोक्रेट्स ने कुछ भी लिख के नहीं गए थे, वो सिर्फ बोल के गए थे, बता के गए थे। और इनको एक जो जहर पिलाया गया था उसका नाम था हेमलॉक। और इनके स्टूडेंट थे प्लेटो, और उनके स्टूडेंट कौन थे? इनके स्टूडेंट थे अगले जो आएंगे आपके, वो है एरिस्टोटल, जिनको आप जानते हैं अरस्तु के नाम से भी। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी के अंदर देखिए को पावर्ड बाय लेवरेजेड एडयू, इनको बहुत बहुत धन्यवाद इस इमेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के अंदर आपको क्या क्या पढ़नी होती हैं। आपको देखिए पॉलिटिकल फिलॉसफी है, यहाँ पे मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, रियलिज्म है, इंडक्शन है, लॉजिक है, डिडक्शन है, थियोलॉजी है। इसमें जो आपकी 4 मुख्य ब्रांच माना जाता है वो क्या क्या है? 4 मुख्य ब्रांच जो है आपकी वो है लॉजिक, यहाँ पे हम इंडक्शन और डिडक्शन इसी के अंदर आ जाता है आपका, है ना, आगमनात्मक और निगमनात्मक, तो ये भी आपका इसके अंदर आता है। देन हम बात करनी है हमको यहाँ पे रियलिज्म, यथार्थवाद क्या है, सच्चाई क्या है। तो उसके बाद देखिए एथिक्स है, यहाँ पे न्याय की बात करते हैं। एथिक्स नैतिकता क्या होती है ना, नैतिकता से याद करिए वाला आप जो है कोहलबर्ग वाला मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेटाफिजिक्स के अंदर आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, और यहाँ पर आपकी आती है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ये और आपका ये 4 आपके ये मुख्य ब्रांचेस हैं आपके फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करेंगे, इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चलेंगे हम पूरी वेस्ट की दुनिया में, पूरी हम पाश्चात्य दुनिया में चलेंगे, सारी चीजें वहां पे कवर करते हुए चलेंगे अब इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, उसी के साथ साथ हम देखेंगे वहां पे विलियम जेम्स के बारे में, डिल्थी के बारे में, रूसो के बारे में, और जो सारी चीजें वहां पे 18वीं शताब्दी से लेके 20th सेंचुरी तक जो सारी चीजें हुई हैं उनको भी हम आगे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे रात को 8 बजे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।